will discuss about lenses. Lenses. What is lens? लेंस एक पोर्शन होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम का विच इज़ बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेसेस। मतलब इससे पहले हमने डिस्कस किया स्फेरिकल सरफेसेस के ऊपर रिफ्रैक्शन के बारे में। तो लेंस अगर हम मान लीजिए ये एक हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, मतलब इसका ये हुआ कि इधर डेंसर मीडियम है, ये पोर्शन काट लिया एक। सिमिलरली एक पोर्शन अगर हम इस तरह से काट लें, दो स्फेरिकल सरफेसेस ले लिए, दोनों कॉन्वेक्स हैं मान लीजिए, एक सरफेस इसका प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है। दोनों को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, इस तरह से अगर ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से एक डबल स्फेरिकल सरफेसेस बन जाते हैं। इस तरफ भी स्फेरिकल सरफेस और इस तरफ भी स्फेरिकल सरफेस। तो इन दोनों सरफेसेस के कॉम्बिनेशन के साथ जो हमारे पास एक लेंस बन जाता है। ठीक है, यानी लेंस इज द पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बॉन्डेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, मतलब दोनों स्फेरिकल सरफेसेस होंगे या फिर एक स्फेरिकल होगा और एक प्लेन होगा। ये भी अपने आप में एक लेंस बन गया। इसका एक सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस स्फेरिकल है। ठीक है, तो लेंस इज द पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, द पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बॉन्डेड बाई स्फेरिकल, या तो दोनों स्फेरिकल सरफेसेस होंगे या फिर एक स्फेरिकल होगा दूसरा प्लेन सरफेस होगा, बॉन्डेड बाई स्फेरिकल सरफेसेस और स्फेरिकल एंड प्लेन सरफेसेस। अब जो स्फेरिकल सरफेसेस होंगे ये कॉनकेव भी हो सकते हैं और ये कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं, प्लेन भी हो सकता है एक साइड से और एक साइड से, मे बी कॉनकेव मे बी कॉन्वेक्स सरफेस। तो लेंसेज को इसके आधार पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। टू टाइप्स ऑफ लेंसेज हम यूज़ करते हैं। टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स और कन्वर्जेंट लेंसेज। सेकेंड वन इज कॉनकेव और डाइवर्जेंट लेंसेज। तो दो प्रकार के लेंसेज हम यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्वर्जेंट लेंसेज और कॉनकेव या फिर डाइवर्जेंट लेंसेज। नाउ व्हाट आर कॉन्वेक्स लेंसेज? कॉन्वेक्स लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज में हम मोस्टली या तो ये लेंस ले लिया, हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे दो सरफेसेस को ज्वाइन करने से ये लेंस बन गया। मोस्टली हम दो सरफेसेस को ज्वाइन नहीं करते, लेकिन एक ही पीस को उसको इस तरह से ग्राइंड किया जाता है कि इस तरह से बन जाए ये लेंस। कभी भी इसको ज्वाइन नहीं किया जाता। मतलब मोस्टली इसको हम यूं बोलते हैं कि ये दो सरफेसेस को ज्वाइन करके अगर इस तरह से लेंस बनाया जाए, हालांकि ज्वाइन नहीं किया जाता है इनको एक ही क्रिस्टल को ग्राइंड किया जाता है इस फॉर्म में। तो इस केस में हमारे पास इसके दोनों सरफेसेस जो हैं वो कॉन्वेक्स
सरफेसिस है, ये भी कॉन्वेक्स सरफेस है, ये भी कॉन्वेक्स सरफेस है, तो इसको हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसके दोनों सरफेसिस जो हैं वो कॉन्वेक्स सरफेसिस है। सिमिलरली अगर इसमें हमारे पास एक प्लेन सरफेस आ जाता है, दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। या फिर मान लीजिए एक सरफेस इस तरह से है और दूसरा सरफेस भी इस तरह से बन जाता है, तो क्योंकि इस तरफ इसका कॉनकेव सरफेस बन रहा है, इस तरफ से देखने पर कॉन्वेक्स सरफेस बन रहा है, तो इस केस में इसको हम बोलते हैं कॉनकेवो, क्योंकि ये सरफेस हमारे पास कॉनकेव है, इधर से कॉनकेव बन रहा है और इधर से कॉन्वेक्स बन रहा है, तो पहला सरफेस कॉनकेव है, तो इसको बोलते हैं हम कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है दूसरी टाइप का आता है हमारे पास कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंसेस। अगर लेंस के दोनों सरफेसेस कॉनकेव है, मान लीजिए जैसे एक सरफेस ये आ गया, दूसरा सरफेस ये आ गया, इस लेंस में दोनों सरफेसेस कॉनकेव है, तो इसको हम या तो बाई कॉनकेव लेंस या फिर डबल कॉनकेव लेंस बोला जाता है। सिमिलरली अगर इसका एक सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस कॉनकेव है इस तरह से, दिस लेंस इज कॉल्ड प्लेनो कॉनकेव लेंस। या फिर इस तरह से, इसका मतलब ये सरफेस यहाँ से पहला सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस है और दूसरा सरफेस कॉनकेव सरफेस है, तो इस लेंस को बोलते हैं हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो सरफेस के आधार पर हम इन लेंसेस को अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो अगर दोनों सरफेसेस कॉनकेव हैं तो ये डबल कॉनकेव लेंस, अगर एक सरफेस प्लेन है और एक कॉनकेव है तो इसको बोला जाएगा प्लेनो कॉनकेव लेंस, और अगर एक सरफेस इस तरफ से देखने पर ये सरफेस कॉन्वेक्स है और इस तरफ से देखने पर ये सरफेस कॉनकेव है, तो ये बन जाएगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट हम इधर रखते हैं तो ये पहले ये सरफेस आएगा, उसके बाद ये सरफेस आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला सरफेस कॉन्वेक्स है, अगला कॉनकेव है, तो इसको बोला जाएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब लेंसेज के केस में हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें यहाँ पर हमारे पास दो स्फेरिकल सरफेसेस आ रहे हैं। अब इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मिड पॉइंट है किसी सरफेस का, दैट इज़ कॉल्ड पोल। तो मान लीजिए इसका पोल ये है, इसको मैंने P1 नाम दे दिया, इसका पोल ये है, इसको नाम दे दिया P2, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली या इधर से पास करने वाली जो लाइन है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे। अब क्योंकि इस सरफेस का अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो इस तरह से एक स्फीयर बनता है, तो इसका कोई ना कोई यहाँ पर सेंटर होगा, तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। और इसका सेंटर, क्योंकि इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये इस तरह से स्फीयर बनेगा, तो इसका सेंटर इधर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। अब जहाँ तक डिस्टेंसेस मेज़र करने का सवाल है, अब क्योंकि डिस्टेंसेस हम जब स्फेरिकल सरफेसेस से मेज़र करते थे तो पोल से लेते थे, अब क्योंकि इसमें हमारे पास
दो पोल बन रहे हैं, एक इस सरफेस का एक इस सरफेस का। तो अब ना तो इस पोल से मेज़र की जाएगी डिस्टेंस, ना ही इस पोल से मेज़र की जाएगी। जो मेज़र की जाएगी डिस्टेंस वो दोनों का मिड पॉइंट लिया जाएगा, एंड दिस मिड पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अब यहाँ से जो लाइट रे इधर से पास करेगी, जैसे मान लीजिए एक लाइट रे इधर आएगी। नाउ व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, ये लाइट रे आ रही है। अब यहाँ पर क्योंकि रिफ्रैक्शन होगी, अगर रिफ्रैक्शन होगी तो या तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी लाइट रे, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। तो जब भी इसमें रिफ्रैक्शन शो करनी है तो पहले मुझे इसका नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो इसका सेंटर ये था, इस सरफेस का सेंटर ये था, तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। ये नॉर्मल हो गया। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाएगी, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगी। अब यहाँ से क्योंकि एक्चुअल पाथ इसका ये था, ये थोड़ा सा इस तरफ बेंड हो जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई मान लो। तो इसके बाद यहाँ पर ये बिल्कुल सीधे चली जाएगी और यहाँ पर फिर रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी। रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी तो अगर मैं इसको नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और ये दोबारा इधर चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट रे आफ्टर passing through the optical center what happen, it moves parallel to its original path। हालांकि इसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी लेटरल डिस्प्लेसमेंट जरूर होगी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी और यहाँ से थोड़ा सा और बेंड हो जाएगी, लेकिन इनिशियल पाथ जो था और फाइनल पाथ जो था वो पैरेलल रहेगा इस रे का। तो इसका मतलब ये हो गया कि हालांकि थोड़ा सा ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो सफ़र करेगी, बट the light ray which passes through the optical center that will emerge parallel to the incident ray। तो इमर्जेंट रे जो होगी that will be parallel to the incident ray। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली रे जो है वो पैरेलल टू द इंसिडेंट रे पास करेगी। नाउ हाउ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ लेंसेज। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास डबल कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये आ गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब रिफ्रैक्शन कैसे होगी, मान लीजिए एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है, ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी इस पॉइंट के ऊपर। अगर मैं इसमें नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, सपोज इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, ये है, और इसमें नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, देन व्हाट हैपन, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ये प्लेन स्ट्रेट नहीं जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी क्योंकि रेयर टू डेंसर ट्रैवल कर रही है। सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर आकर के ये दोबारा रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी। अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, इसका सेंटर ऑफ दूसरे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, ये इसका C1 था, ये इसका C2 बोल देता हूँ। नाउ इट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, क्योंकि लेंस के अंदर डेंसर मीडियम है और बाहर रेयर मीडियम है। देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। एक्चुअल पाथ इसका ये था और ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, इधर बेंड हो जाएगी नीचे की तरफ, तो ये यहाँ पर आकर के मिल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। जो लाइट रे इधर से जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करेगी वो स्ट्रेट चली जाएगी, तो इसका मतलब ये इधर से चली गई। सिमिलरली जो मैंने ये लाइट रे ले ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ फिर रिफ्रैक्शन करेगी, सफ़र करेगी, तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी इधर। यहाँ पर क्योंकि
इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो ये था, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यहाँ पर फिर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो नॉर्मल ये आ जाएगा, इसका सेंटर ये था, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से और बेंड हो जाएगी तो अल्टीमेटली ये यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएगी। तो जितनी भी लाइट रेज हैं विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। दिस इज कॉल्ड फोकस ऑफ लेंस। और ऑप्टिकल सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, फोकस की जो डिस्टेंस होगी, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो ये डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब क्योंकि ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और लाइट की जो डायरेक्शन है इंसिडेंट लाइट की वो ये डायरेक्शन है, मतलब लेफ्ट टू राइट इसकी डायरेक्शन है इंसिडेंट लाइट की। तो इसका मतलब अब जो भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो इससे इधर वाली डिस्टेंसेस जितनी भी होंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी और इससे इधर वाली डिस्टेंसेस जो होंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब अब फोकस इसका इधर आ रहा है तो इसकी जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ convex lens is positive। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कॉनकेव लेंस। अगर मान लो हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, सपोज बाई कॉनकेव लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, सपोज ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है, ये आ गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब जो लाइट रे इधर से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से पास जा करेगी तो इसका ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट चली जाएगी, हालांकि लिटिल डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल माइनर होगी इस केस में, लेकिन पैरेलल टू द इंसिडेंट रे जाएगी तो ये इधर से चली जाएगी। एक लाइट रे मैं यहाँ से पास करवाऊँ, जो लाइट रे यहाँ से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अब यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी। अगर रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी तो मान लीजिए इसका ये सेंटर है, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ गया, C1 हमारे पास इधर आ गया। मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। इट बेंड्स, क्योंकि ये रेयर टू डेंसर जा रही है यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, तो ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये थोड़ी सी इधर बेंड हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी। अगर रिफ्रैक्शन सफ़र करती है तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ जाएगा, तो मैं अगर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल इधर आ जाएगा, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये थोड़ा सा और बेंड हो जाएगी इधर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लाइट रे लेता हूँ, एक लाइट रे ले ली, तो यहाँ पर फिर रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी तो ये नॉर्मल आ जाएगा, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगी, और यहाँ पर फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगी क्योंकि डेंसर टू रेयर जाएगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इधर बेंड हो जाएगी। अब अगर ये लाइट रे कहीं भी आगे जा कर के कन्वर्ट नहीं होंगी, लेकिन अगर मैं इनको पीछे बढ़ाता हूँ तो ये लाइट रेज यहाँ इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। ये हम बोलते हैं इसको फोकस, क्योंकि इस पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही हैं। कौन सी लाइट रेज हैं, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो लेंस था ये इन लाइट रेज को इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रहा था, और ये वाला लेंस जो है वो डाइवर्ज कर रहा है इन लाइट रेज को। दैट इज वाई these lenses are also called diverging lenses। अब ये इसका फोकस है, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो मेज़र की जाएंगी ऑप्टिकल सेंटर से, और इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन थी ये, तो इस पॉइंट से इधर वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव ली जाएंगी, तो इसका फोकस ये है। तो इसका मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। इट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ
कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव। अब इन लेंसेज में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्ट कर जाएगा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्ट करेगा। तो पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा इस केस में, दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा। सिमिलरली इसमें फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो नेगेटिव होगा क्योंकि इसका सेंटर इधर है, और इस सरफेस का सेंटर इधर है C2 मान लो, तो इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो पॉजिटिव होगा। तो पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा और दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा। पहले वाले का नेगेटिव इस केस में, दूसरे वाले का पॉजिटिव। इसमें पहले वाले का पॉजिटिव और दूसरे वाले का नेगेटिव लिया जाएगा। तो व्हाट इज फोकस ऑफ द लेंस? फोकस ऑफ द लेंस इज द पॉइंट एट विच the rays parallel to the principal axis either converge or appear to diverge। इसमें अपीयर हो रही है डाइवर्ज करती हुई, इसमें अपीयर हो रही है कन्वर्ज करती हुई, यानी कि फोकस इज द पॉइंट, focus of lens is the point at which rays parallel to principal axis, only the parallel to the principal axis, not all the rays, after refraction either converge or appear to diverge. That is called focus of the lens. Next is lens maker formula. Very important formula. What is lens maker formula? लेंस मेकर फार्मूला जो है वो रिलेशन देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, सेकंड मीडियम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेसेस। मान लीजिए ये एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। अब इसमें भी हम कुछ अजम्पशन यूज करते हैं। क्या? जैसे हमने स्फेरिकल सरफेसिस के केस में अजम्पशन यूज करी थी, उसी तरह से यहाँ भी कुछ अजम्पशन यूज करते हैं। व्हाट आर द अजम्पशंस? वेरी फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट शुड बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, and second incident ray, refracted ray and normal makes very small angle with the principal axis. Third one is aperture of the lens should be small, ये जो aperture है लेंस का ये small होना चाहिए। ठीक है, सेम जैसी हमने स्फेरिकल सरफेसिस में अजम्पशन यूज करी थी वैसी ही अजम्पशन इसमें भी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, और डिस्टेंसेस जितनी भी मेज़र की जाएंगी इसमें ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंसेस मेज़र की जाएंगी। सपोज दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अब मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यहाँ पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। अब हमने डिराइव करना है लेंस मेकर फॉर्मूला। मान लीजिए ये हमारे पास एक एक्स बाई लेंस है। ठीक है, अब यहाँ इस ऑब्जेक्ट की इमेज ट्रेस करनी है हमने, तो जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी, इस तरह से आगे चली जाएगी, और जो लाइट रे ओब्लिकली इसके ऊपर इंसिडेंट करती है सरफेस के ऊपर, अब इस पॉइंट के ऊपर आकर के यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगी, और रिफ्रैक्शन होगी अगर मान लीजिए लेंस है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए यहाँ बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था, यहाँ पर μ2 है, और यहाँ पर फिर दोबारा हमारे पास μ1 आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि आगे फिर एयर है मान लो। अब यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर
रिफ्रैक्शन होगी, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी लाइट रे। तो μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर रेयर टू डेंसर लाइट रे जाएगी, तो पहले मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है C1। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो ये नॉर्मल आ जाएगा। इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये थोड़ी सी यहाँ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब अगर हमारे पास ये सरफेस नहीं होता, दूसरा सरफेस नहीं होता, तो ये लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, इस तरह से चली जाती, लाइक दिस। और इसकी यहाँ पर इसके साथ ये यहाँ पर कन्वर्ज होती, तो दिस विल बी इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट ड्यू टू दिस सरफेस। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले सरफेस की जो इमेज होगी वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी, ठीक है। अब कितने भी सरफेसेस हो सकते हैं, तो एक सरफेस की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये इसकी पहले सरफेस की जो इमेज है वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी, तो इसकी इमेज यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। मतलब लेट x p2 y इज एब्सेंट। अगर ये नहीं होता, अगर ये सरफेस नहीं होता, तो इसके कारण इसकी इमेज यहां पर बनती। तो उस केस में एज रिफ्रैक्शन देन image of object is formed at I dash। तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट की वो मान लीजिए I डैश के ऊपर बनती है। मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको मैंने U से रिप्रेजेंट कर दिया। अब I डैश की जो इमेज बन रही है इसको मैंने V डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है C1, तो इसको मैंने लिख दिया R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका सेंटर ऑफ दूसरे का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, इसको नाम दे दिया मैंने C2। और ये डिस्टेंस जो है दिस इज कॉल्ड R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड सरफेस। ये R2 आ गई। ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंसेस मेजर की जा रही हैं। अब क्योंकि रिफ्रैक्शन जो है इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट के ऊपर रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, ठीक है। अगर रेयर टू डेंसर है तो इसका मतलब ये हो गया, इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं ये रिलेशन। नाउ एज रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था, तो μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर था R1। मतलब इसके लिए हमने स्टडी किया था ऑलरेडी। अगर ये सरफेस नहीं होता, केवल यही सरफेस होता, तो इसकी इमेज इसके कारण बनती I डैश के ऊपर। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस थी हमारे पास v डैश, तो ये रिलेशन आ जाता μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। बट एक्चुअली ये सरफेस हमारे पास एब्सेंट नहीं है। अगर ये एब्सेंट होता तब की बात थी ये, लेकिन एक्चुअली ये सरफेस हमारे पास एब्सेंट नहीं है। अगर एब्सेंट नहीं है तो यहाँ पर फिर रिफ्रैक्शन होगी। अगर रिफ्रैक्शन होगी तो इसका मतलब अब डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन होगी। तो अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो ये लाइट रे बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अब डेंसर टू रेयर जा रही है तो यहाँ से और बेंड हो जाएगी, तो ये यहाँ पर मिल जाएगी इसके साथ। तो इसका मतलब एक लाइट रे इधर से जा रही है, यहाँ पर कन्वर्ज हो गई। दिस इज द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी तो इसकी जो इमेज थी,
पहले वाले की जो इमेज थी आई डैश, ये इसके लिए क्या एक्ट कर रही है, ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है। और फाइनल इमेज हमारे पास बन रही है आई के ऊपर, और मान लीजिए ये डिस्टेंस है वी, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ये वाली डिस्टेंस हमारे पास वी है, फाइनल इमेज वी के ऊपर बन रही है। तो बट एक्चुअली XP2y इज नॉट एब्सेंट, जो सरफेस XP2y है वो एब्सेंट नहीं है। देन I dash act as virtual image for XP2y. The final image is formed at I. फाइनल इमेज जो है वो आई के ऊपर बन रही है हमारे पास। अब क्योंकि यहाँ पर डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन है, एज रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देयरफॉर अब म्यू टू में और आई डैश जो है वो म्यू टू के अंदर एक्ट कर रहा है। अगर आई डैश म्यू टू के अंदर है तो इसका मतलब ये रिलेशन बन जाएगा मेरे पास किसके बराबर, ये रिलेशन आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट म्यू टू के अंदर है तो ये बन जाएगा म्यू टू अपॉन माइनस यू, यू की मतलब वी डैश। अब क्योंकि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है तो यू की वैल्यू हो जाएगी वी डैश, ठीक है। तो म्यू टू अपॉन माइनस वी डैश प्लस इमेज चली गई म्यू वन के अंदर, तो इसका मतलब म्यू वन अपॉन फाइनल इमेज बन रही है आई के ऊपर और ये डिस्टेंस थी वी, इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर था आर टू। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों को ऐड कर लीजिए। 1 प्लस 2 गिव्स क्या बन जाएगा, म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी डैश प्लस म्यू टू अपॉन वी डैश प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड कर लीजिए, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। अब इसके साथ ये माइनस था ये, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन। अगर इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये बन जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू 1/r1 माइनस, क्योंकि ये था म्यू वन माइनस म्यू टू तो माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये माइनस आ जाएगा। यहाँ से म्यू वन अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो म्यू वन कॉमन आ गया और ये बच गया माइनस 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ म्यू वन को अगर मैं इस तरफ ले जाऊँ तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी 1/v माइनस 1/u कैन बी रिटन एज 1/f इज इक्वल टू, म्यू वन को इस तरफ अगर हम ले जाएं तो ये बन जाएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन, म्यू वन से डिवाइड हो जाएगा ये इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज आवर लेंस मेकर फॉर्मूला, ये हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया। 1/f इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2,
ठीक है, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के ऊपर कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। तो लेंस मेकर फार्मूला था मेरे पास 1/f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज आवर लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इसी तरह से हम कॉनकेव लेंस के लिए भी डिराइव कर सकते हैं, सेम वे, सेम मेथड। तो ये आ गया हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला। अब क्योंकि f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, क्लियरली f का अगर हम रिलेशन देखते हैं तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू μ1, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू μ2, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इसका व्हाट इज μ1, μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ सराउंडिंग। ये सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, μ2 के साथ। μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इफ μ1 चेंजेस और μ2 चेंजेस, या फिर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट changes. For example, how the focal length of lens changes, how the focal length of lens changes if it immersed in water। जैसे वाटर के अंदर इसको इमर्ज कर दिया, अगर लेंस को वाटर के अंदर इमर्ज कर दिया तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो किस तरह से चेंज होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्लियरली अगर हम लेंस को एयर के बजाय वाटर के अंदर इसको इमर्ज कर देते हैं देन व्हाट हैपन, जो μ1 है μ1 की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ μ1 द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो दैट इज आंसर क्या आ जाएगा इसका, द फोकल लेंथ, बिकॉज f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग, सो फोकल लेंथ f इंक्रीजेस, फोकल लेंथ जो है इसकी इंक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली अगर हम रेड लाइट की बजाय ब्लू लाइट यूज़ करते हैं, जैसे मान लो पहले मैं रेड लाइट यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद ब्लू लाइट यूज़ कर ली, हाउ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस चेंजेस। तो क्योंकि ब्लू लाइट और रेड लाइट को अगर रिप्लेस किया जा रहा है तो उस केस में उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है, जो लाइट है लाइट की वेवलेंथ चेंज की जा रही है, ठीक है। वेवलेंथ अगर चेंज की जा रही है तो वेवलेंथ की वजह से व्हाट हैपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस आल्सो चेंजेस। तो वेरिएशन किस में आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस चेंज हो जाएगा। अब वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, ये है रिलेशन ऑफ वेवलेंथ विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि μ2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा इस केस में। चलो मैं क्वेश्चन लिख दूं, हाउ फोकल लेंथ ऑफ लेंस चेंजेस when red light is replaced with blue light।
अगर रेड लाइट जो है वो ब्लू लाइट से चेंज हो रही है, रिप्लेस की जा रही है, तो फोकल लेंथ में क्या वेरिएशन आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल ऑफ द मीडियम दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू रिलेशन म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। इट मीन्स म्यू टू जो है वो इनवर्स रिलेशन है लैम्डा स्क्वायर के साथ, तो इसका मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। अगर एफ का लैम्डा स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका मतलब ये हो गया फोकल लेंथ, क्योंकि हमने रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, ब्लू कलर की कम वेवलेंथ है, तो इसका मतलब वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, तो फोकल लेंथ एज lambda decreases therefore f also decreases। तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो फोकल लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू is immersed in liquid of रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल बोल देता हूँ, फिक्स में एल लिख दिया। इफ एफ इज फोकल लेंथ of lens in air, then find its focal length in liquid। लिक्विड के अंदर इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। मोर ओवर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब बोथ द सरफेसेस हैव सेम रेडियाई ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका मतलब R1 इज इक्वल टू R2। R1 की जो वैल्यू है वो R2 के बराबर है, ठीक है। सपोज इट इज R, इसको मैं R मान लेता हूँ, R1 R2 के बराबर है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसका हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है लिक्विड के अंदर। किसी लिक्विड के अंदर पहले एयर में है, एयर में इसकी फोकल लेंथ एफ है, f is the focal length of the lens in air, then find out the focal length of the lens in liquid। now clearly अगर मैं एयर में बात करता हूं तो in air 1/f is equal to μ2 upon μ1। μ2 is the refractive index of the लेंस, और μ2 की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास μ2 की जो वैल्यू है वो म्यू आ जाएगी, और μ1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास μl लिक्विड के लिए, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, इसको लिख दिया मैंने म्यू अपॉन μl माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब जब भी इसको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल में, जब आप यूज़ करोगे तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे ये लेंस था, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट सरफेस आ गया और ये सेकंड सरफेस आ गया। तो फर्स्ट सरफेस की बात करें तो फर्स्ट सरफेस का, क्योंकि अब अगर ये इधर ऑब्जेक्ट है तो ये आ गई इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन, तो इस पॉइंट से इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाएगी डिस्टेंसेस, और इधर वाली डायरेक्शन में नेगेटिव ली जाएगी। तो इसका मतलब R1 ये हमारे पास पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 था, दूसरे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ जाएगा, ये C2 आ जाएगा। मतलब R1 पॉजिटिव होगा, यानी इस केस में R1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास R, और R2 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो R2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस R। कहने का मतलब ये हो गया कि इधर है इसका इधर, तो ये नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। साइन कन्वेंशन वही रहेंगी। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव एंड अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट आर नेगेटिव। तो इसका मतलब R1 की वैल्यू आ जाएगी R, और R2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस R। तो मेरे पास फॉर्मूला था 1/R1, R1 की जगह R है, माइनस 1/R2, R2 की वैल्यू माइनस R है, तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस R। यानी 1/f इज इक्वल टू μ अपॉन μl माइनस 1 इंटू 2/R।
आर, इक्वेशन नंबर 1। ये तो थी हमारे पास एयर के अंदर फोकल लेंथ इसकी। सिमिलरली अब इसको हमने इमर्ज कर दिया लिक्विड के अंदर, तो इसका मतलब अब μ1 की वैल्यू आ गई हमारे पास μl, ये थी एयर में। एयर में बात करें, एयर के लिए μl की वैल्यू थी 1 फॉर एयर। एयर में बात करें अगर एयर में, तो 1/f इज इक्वल टू हाउ मच, 1/f इज इक्वल टू μl की वैल्यू 1 होगी क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1, तो ये बन जाएगा μ माइनस 1 इंटू 2/r। एंड फॉर लिक्विड, लिक्विड के लिए ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, ये फॉर्मूला आ जाएगा फॉर लिक्विड। इट कैन बी रिटन एज 1/f डैश बोल देता हूँ लिक्विड के लिए, म्यू अपॉन μl माइनस 1 इंटू 2/r। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो मुझे निकालनी है एफ डैश की वैल्यू लिक्विड के अंदर निकालनी है। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर लूँ, 2 और 3 को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडिंग 2/3। तो 2/3 को डिवाइड कर लिया जाए तो ये बन जाएगी एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, एफ डैश ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 2/r डिवाइडेड बाई म्यू अपॉन μl माइनस 1 इंटू 2/r। 2/r से 2/r कैंसल, तो एफ डैश इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू माइनस μl इंटू ये μl ऊपर चला जाएगा, μl 2/r से 2/r कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास रिलेशन। तो डायरेक्टली हमारे पास अगर हम किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं लेंस को, तो रिलेशन बन जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू, एफ से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब म्यू माइनस 1 इंटू μl अपॉन म्यू माइनस μl टाइम्स ऑफ एफ। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब अगर म्यू की वैल्यू गिवन है, μl की वैल्यू गिवन है, तो उस केस में हम फोकल लेंथ अगर लेंस की ईयर में गिवन है तो इसका जो फोकल लेंथ है पार्टिकुलर लिक्विड में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट वे में हम इस तरह से भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं।